अध्यक्ष मायावती की, जिन्होंने 2022 चुनाव से पहले एक बार फिर से ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। यूपी सरकार ने अब बाहर के प्रदेशों से यूपी आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी कर दिया है, लेकिन ये नियम सिर्फ उन राज्यों से आ रहे लोगों के लिए होगा जहां फिलहाल 3% से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं। और तीसरी खबर शायर मुनव्वर राणा के बिगड़े सियासी बोल की, जिन्होंने कहा है कि अगर 2022 में दोबारा योगी सरकार की वापसी होती है तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, मुनव्वर राणा ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए यूपी से वापस जाने को कहा है। दो 2022 यूपी विधानसभा में वापसी के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से 15 साल पुराने फॉर्मूले यानी दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। आज मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण वोटर्स को बसपा के पाले में लाने के लिए यूपी में ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई से होने जा रही है। एक हफ्ते तक चलने वाले ब्राह्मण जोड़ो अभियान में बसपा पूरे प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं और वोटर्स से संपर्क करेगी। इस अभियान की जिम्मेदारी बसपा के राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है, जिन्होंने 2007 में भी ब्राह्मण वोटर्स को बसपा के पाले में लाने में अहम भूमिका अदा की थी। जनहित व देश हित के अनेकों ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश भर की पीड़ित जनता केंद्र सरकार की जवाबदेही चाहती है और जिन पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट व गंभीर होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। जनता की ये चाहत व समय की मांग भी है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक व अन्य नीतियों एवं कार्यकलापों आदि से देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच खासकर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व महंगाई के आसमान छूने से भी अब लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतें व मुश्किलें आदि खड़ी हो गई हैं। इस पर भी केंद्र सरकार की लापरवाही से जनता काफ़ी त्रस्त है। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। तो देखिए, मायावती ने ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की, तो अब इस ब्राह्मण कार्ड पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि मायावती ने ब्राह्मणों का अपमान किया है। वहीं सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज को पता है कि किस पार्टी में उन्हें कितना सम्मान मिला है, जबकि बसपा के बागी विधायक असलम रायनी का कहना है कि प्रदेश का ब्राह्मण समाज अब सपा के साथ है। मायावती जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्ध होकर गए और ब्राह्मणों के पद संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े हैं। आज चुनाव नजदीक आ गया है, तब उनको अयोध्या याद आ रही है, ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वरना पिछले चुनावों में कैसे वो मजहबी तुष्टीकरण करती रही है, ये उत्तर प्रदेश भुला नहीं है। और किसी तरह की जातीय मजहबी गठजोड़ को अब उत्तर प्रदेश नकार देगा। उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, योगी जी के साथ है। जहाँ आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, तो आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवा करके अपने को ठगा महसूस कर रहा है और जिस तरीके से उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा गया। अगर हम देखें इतिहास पिछले एक साल से
जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं, मैं समझता हूं कि 1249 हत्याएं ब्राह्मण समाज के लोगों की हो चुकी हैं। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार की घटनाएं घटी हैं और उन्हें कहीं पर भी सम्मान नहीं दिया गया। आज 3 महीने से मैं पूरे जनपद में अपने श्रावस्ती के और 4-5 जिलों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अचानक सारे ब्राह्मणों का एक ही कथन है, उनका एक ही कहना है कि इस बार हम सभी लोग पूर्ण रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। उधर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने अपने विवादित बयान पर अब सफाई दी है। दरअसल लखनऊ में एबीपी गंगा से बात करते हुए मुनव्वर राणा ने कहा कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है और अगर 2022 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी परोक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाती है और दोबारा भाजपा की सरकार बनती है तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। हम आपको बता दें कि मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर यूपी में दोबारा भाजपा सत्ता में वापसी करती है तो वो यूपी छोड़ देंगे। इस बयान पर विवाद बढ़ने के साथ ही राणा ने सफाई दी और कहा कि उन्हें तकलीफ मौजूदा सरकार से नहीं बल्कि मुसलमानों को अपना हिमायती बताने वाले उन लोगों से है जो दरअसल परोक्ष रूप से भाजपा का साथ दे रहे हैं और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। मैंने ये बयान दिया है कि अगर लैला की मदद से मजनू जीतता है तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। लैला मजनू को तो कोई तकलीफ नहीं, दोनों तो आप ओवैसी कहते घूम रहे हैं कि हम लैला हैं, योगी आदित्यनाथ मजनू हैं। आपको तकलीफ क्या? लैला है तो वही मजनू ढूंढ ले, इतनी दूर मजनू क्यों ढूंढने आ रहे हैं? कहाँ जाएंगे यहाँ से? अगर गए मुख्यमंत्री बन गए अगर योगी आदित्यनाथ तो कहाँ जाएंगे? हर जगह तो भाजपा सरकार है। हम कलकत्ते में रहेंगे, हमने बोला कलकत्ते चले जाएंगे। वहीं भाजपा ने मुनव्वर राणा के बयान पर पलटवार कर दिया है और कहा है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अकेले दम पर सत्ता में वापसी करने जा रही है, लिहाजा मुनव्वर राणा यूपी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। मुनव्वर राणा को इस देश ने, प्रदेश ने बड़ा मान सम्मान दिया, सर माथे पर बिठाया है, लेकिन अब वो लगातार सियासी टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं और सियासत में भी मजहबी रंग घोलने का काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा चुने जाने पर जिस तरह से वो प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं तो उन्हें अब कहीं दूसरी जगह मकान खोज लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो फिर योगी आदित्यनाथ जी की वापसी होने जा रही है। और ऐसे में अगर मुनव्वर राणा को कहीं दूसरे शहर पसंद आता है तो निश्चित तौर पर वो देश में कहीं भी जाकर रहने के लिए आजाद है। भारत के संविधान ने आजादी दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी फिर वापस आ रहे हैं। उधर हैदराबाद से आकर यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुनव्वर राणा ही नहीं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी वापस जाने की नसीहत दे डाली है। संजय निषाद ने कहा कि ओवैसी वापस हैदराबाद चले जाएं, क्योंकि यूपी के मुसलमान को उसका हिस्सा कैसे मिलेगा ये यूपी का मुसलमान खुद तय कर लेगा। तो आज के दिन में मैं चाहता हूं कि वो राजभर भाई अपने समाज की लड़ाई लड़े। ये ओवैसी कोई नहीं है। हैदराबाद से आके वो क्या करेंगे? हैदराबाद में जाके काम करें। यहाँ बहुत मुसलमान हैं, मुसलमानों का हिस्सा कैसे मिलेगा? मुसलमान के उत्तर प्रदेश के नेता तय करेगा। और इन सब के बीच अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रियंका गांधी ने यूपी में गठबंधन को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। प्रियंका बोली कि चुनावों को लेकर कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, ऐसा नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। आगे के हालातों के हिसाब से रणनीति बनाएंगे, हालातों को देखकर फैसला लेंगे, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या गठबंधन का सहारा 2022 में प्रियंका गांधी लेने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, पार्टी को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने देंगे और जो पार्टी हित में होगा 2022 के इलेक्शन में वही किया जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। शह और मात का जो खेल है वो अब शुरू हो चुका है और तैयारियां 2022 को लेकर शुरू हो चुकी हैं। निगाहें 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की टिकी हुई है।
उधर कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले योगी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होना बहुत जरूरी होगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये निर्देश जारी किया है। ऐसे में अब किसी भी दूसरे राज्य से जब यूपी में आना होगा तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आना अनिवार्य रहेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की आला अधिकारियों संग एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में सीएम योगी ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए खास दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि जिन राज्यों में पॉजिटिविटी दर 3% से ज्यादा है, वहां से आने वाले यात्रियों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी होगा। ये भी साफ कर दिया है कि कोविड रिपोर्ट सिर्फ 4 दिन पुरानी हो सकती है। सीएम ने उन लोगों के लिए छूट की बात भी कही है जिन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं, लेकिन फिर भी सड़क, वायु, रेल मार्गों के अलावा निजी साधनों से आ रहे तमाम लोगों पर यह नियम लागू रहने वाला है। तो देखिए, कोरोना को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और आज हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया है, अहम निर्देश दिए गए हैं, जिसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों से अगर आपको यूपी आना है तो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना होगा और वो भी सिर्फ 4 दिन पुरानी ही कोविड रिपोर्ट चल सकती है। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसद की मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष के सुझावों को अहम बताते हुए संसद सत्र में सार्थक और स्वस्थ चर्चा करने की अपील की। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम के मुताबिक विपक्ष के साथ हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। हालांकि विपक्ष कल से शुरू होने जा रहे सत्र के दौरान महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के अलावा किसान आंदोलन और कृषि कानूनों और कोविड प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और उससे ठीक पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। देखिए, ये प्रोटोकॉल है, जब भी सत्र होता है संसद का उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें तमाम दलों के नेता इकट्ठा होते हैं और ये तय किया जाता है कि किन बातों पर चर्चा होगी। हालांकि शांति बनाए रखने की जो अपेक्षा है वो सरकार की तरफ से की जाती है और इस बार भी इस बैठक में कुछ ऐसा ही किया गया है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चलिए बढ़ते आगे। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने कांवड़ संघों से हुई बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। पिछले साल कांवड़ संघों ने सरकार के साथ बातचीत के बाद खुद ही यात्रा स्थगित कर दी थी और इस बार भी सरकार ने संघों की सहमति से ही ये फैसला लिया है। हालांकि यूपी सरकार चाहती थी कि इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध न लगे, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा निकाली जाए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले कांवड़ियों के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर पहले अनुमति दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 19 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन अब यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला कर लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र शास्त्री ने भक्तों से इस साल सावन महीने में घर पर ही पूजा अर्चना करने या फिर नजदीक के ही किसी शिवालय में जलाभिषेक करने की अपील की है। पहले उत्तराखंड ने लिया था, अब योगी सरकार ने भी लिया है, कांवड़ संघों ने लिया है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आस्था हमारी है, मगर हमको जान भी प्यारी है। जान रहेगी तो फिर अगले साल फिर आएगा, सावन भी आएगा, शिव मंदिर भी वहीं रहेंगे। जिनके बगल में आसपास में शिव मंदिर हैं वहीं जाकर के जल चढ़ाएं और भीड़ भाड़ ना करें और कोविड के नियमों का पालन करें एकदम। बड़ी खबर, यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के 2 संचालक गिरफ्तार किए गए हैं। हरदोई का अभय मिश्रा उर्फ आदित्य गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान का शम्स ताहिर खान उर्फ तुषार गिरफ्तार किया गया है। वीओआईपी कॉल को सामान्य कॉल में बदलते थे। दरअसल ऑल सोल्यूशन सर्विस के नाम से नोएडा के एक मॉल में चला रहे थे अवैध टेलीफोन एक्सचेंज। वोडाफोन कंपनी से 100 चैनल का PRI सर्वर लिया था। ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट में साख बढ़ाने के लिए फर्जी तरीके से एक और कंपनी बनाई थी। लंदन और यूके के पते से रजिस्टर्ड कराई थी IPGAB नेटवर्क लिमिटेड कंपनी।
एस्ट्रिक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से विदेशों के इंटरनेट कॉल को वॉइस कॉल में बदलकर बातचीत करते थे। अवैध एक्सचेंज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अवैध एक्सचेंज VoIP गेटवे की नहीं की जा सकती है मॉनिटरिंग। आगरा की जहां एक गोल्ड लोन कंपनी के दफ्तर में हुई 19 किलोग्राम सोने की लूट की वारदात का आगरा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में ही खुलासा करते हुए सबसे बड़ी डकैती का आगरा पुलिस ने 2 घंटों में ही खुलासा कर दिया और जो सामान था उसे भी बरामद कर लिया। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पुलिस के पीठ थपथपाई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस टीम को 1 लाख का पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है और गैलेंट्री अवार्ड के लिए भी संस्तुति करने की बात कही है। शनिवार को दिन में 1:30 से 2 बजे का वक्त रहा होगा कि कमला नगर स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में 5 बदमाश हथियारों के बल पर पूरे स्टाफ को बंधक बना लेते हैं और सोना और कैश लूटकर फरार हो जाते हैं। आगरा SSP मुनिराज जी ने बताया कि बैंक मैनेजर की तरफ से जो तहरीर दी गई उसमें 19 किलोग्राम सोना लूटने की बात कही गई है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि 15.5 से 16 किलो सोना बदमाश लूट कर ले गए हैं। साथ ही 6.5 लाख रुपए भी बदमाश लूट कर फरार हो गए हैं। उनसे जो बरामदी हुआ वो जो घटना में लगभग जो मणप्पुरम फाइनेंस ने FIR में दर्ज किया 19 kg सोना का उनका पास चेस्ट में रखा था और उन लोगों ने उसका FIR दर्ज किया और कितना एग्जैक्टली गया उसका मालूम नहीं था। बाद में पूरा घटना का हम लोगों ने जांच किया और उसके बाद की जो चेस्ट में बचा था वो बाद में पता चला वहाँ पे लगभग 3-3.5 kg सोना अंदर चेस्ट के अंदर ही बच गई है। बाकी लगभग कल जो सोना ऑलमोस्ट 15.5 से 16 kg सोना गायब होने का फाइनली सेटल हुआ। और अब खबर कहीं साधु के साथ मारपीट की तो कहीं पुरोहित की पिटाई की। आपको हम 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आजमगढ़ की है जहां सड़क पर एक साधु के साथ हाथापाई की जा रही है। इस दौरान एक युवक बाल पकड़कर साधु के साथ मारपीट कर रहा है। कुछ लोग बीच बचाव के लिए आते हैं, तभी गुस्से में साधु त्रिशूल से उस युवक पर वार करता है, लेकिन युवक को कोई चोट नहीं आती है। मामला आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली का है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है। दूसरी तस्वीर कानपुर देहात की है जहां कुछ दबंगों ने पूजा पाठ करने वाले पुरोहित की दिन दहाड़े सड़क पर पिटाई की। इस दौरान पुरोहित के भाई को भी मारा गया। मामला झिंझक कस्बे का है। प्रयागराज में फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले एक महिला ब्लॉक प्रमुख बनी है। भाजपा ने उसे अपना उम्मीदवार बनाया था। मालती देवी नाम की इस महिला ने 90% से ज्यादा वोट हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया है। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद उनका कहना है कि जिस सब्जी की दुकान से उन्हें पहचान और कुर्सी दिलाई है उसे परिवार के लोग आगे भी जारी रखेंगे। मालती देवी कौशाम्बी जिले की सीमा से हरिरामपुर की रहने वाली हैं और वो अब प्रयागराज में नए बने भगवतपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हैं। इस ब्लॉक में कुल 69 वोटर हैं, जिसमें से 4 वोट अवैध हो गए थे, जबकि 65 वैध वोटों से 60 साल की मालती देवी को जबकि सपा उम्मीदवार को सिर्फ 5 वोट हासिल हुए। उनका कहना है कि वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम जरूर करेंगे। सब्जी बेच के घर चलाते थे। फिर कैसे आप प्रमुख बनी, कैसे BDC बनी? BTC लड़े, उसमें ब्लॉक प्रमुख बने। पब्लिक ने हमको जिताया। गांव मोदी और योगी जी ने दिया। जीत का श्रेय किसको दूं? किसकी वजह से जीत मिली आपको? नेता लोग जो सब सहयोग किया उसी में जीत मिली। सहारनपुर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी हिंडन नदी के तेज बहाव में बहने लगी। स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे। आखिर क्या है मामला, आप इस रिपोर्ट में